मोहतरमा ज़ेबाई साहिबा और जीआईओ की नाज़िमात और कुछ बच्चियां तालिबात और ख़वातीन जो हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर जो उन्वान, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उन्वान दिया गया है ससुराली रिश्ते, मतलब इन लॉज रिलेशनशिप, और ससुराली औरत का किरदार जो है इन रिश्तों में क्या होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। मुझे यहाँ पर जो हदीस याद आती है वो मतलब जो आयत याद आती है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया रिश्तों की अपनी इंसान की अपनी हाथों की कमाई से। तो इसमें जो है ये आयत तो आपको नजर आएगी कि आलमी सतह पर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, इंसान उसी फसाद का जो है उस फसाद पर ये आयत को सब्त करता है कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इंसानों की अपनी हाथों की कमाई तो है, कि इंसान जो है मतलब अपने ही हाथ से फसाद बर्पा करता है। इसको जहां तक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ और साइकोलॉजी को पढ़ती हूँ, तो मुझे अक्सर नजर आता है जब साइकोलॉजी बात करती है इंसान के अंदरून से, इंसान के समाजी ताल्लुकात से और इंसान के माशी ताल्लुकात से, तो वहां पर यह आयत मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए ताजियाना है कि खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया इंसान की अपनी हाथों की कमाई से। तो तरी से मुराद इंसान का अंदरून है, जहां पर उसका पूरा जो मतलब मेंटल सीरम है वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड उसको बना देता है अपने ही हाथों की कमाई से। अब आपको इस तकरीर के बाद एहसास होगा कि कैसे हम अपने हाथों ही से अपनी जात को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपनी जात कहीं खो जाती है, और कायनात के इन ताल्लुकात से, रिश्तों से हम मतलब जैसा फैसिनेटेड होना चाहिए, जिस तरह के लुत्फ उठाना चाहिए, हम नहीं उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हमारे होते हैं जो माइंड पर सवार हो जाते हैं, और इंसानी ताल्लुकात ही है। और फिर कुरान मजीद ये भी तो कहता है कि हमने इंसान को एक दूसरे के लिए, इंसान जो है आपस में इंसान के लिए इंसान फितना है। जैसा कि वालिदैन से कहा कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कितनी पसंद होती है इंसान को, औलाद ये इंसान के लिए फितना है। यानी दुनिया की जिंदगी में इंसान को जो ताल्लुकात उसने हमवार किए हैं, जो रिश्ते बनाए हैं, जो औलाद का भी रिश्ता है, सबसे करीब तरीन चीज जो मोहब्बत करने वाली है, वो उस चीज से मुताल्लिक भी कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे लिए फितना है। तो गोया ये फितने से मुराद ये नहीं है कि ये मतलब बुरी चीज है, ये है कि इंसान जो कुछ भी जिंदगी में लगा रहा है, इंसानों से ताल्लुकात बना रहा है, ये तमाम चीजें इंसान ही के लिए खसारे का सबब बनती हैं अगर इंसान ने इसको बहुत ज्यादा ओढ़ लिया। बल्कि ये इसको अगर रूहानी एतबार से देखा जाए तो इंसानी रिश्ते और ताल्लुकात मादियत है, मादा मादा है, इंसानी जिस्म और इंसानी तासुरात जो इंसान को तकलीफ देते हैं। तो अब आते हैं कि इन ताल्लुकात को कैसे बहाल किया जाए। तो इन ताल्लुकात को किसी भी इंसान से, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने ताल्लुकात के माहौल में दिया अजनबी माहौल। इंसान को बचपन ही से इस बात की तरबियत होनी चाहिए कि इंसान का सोशल आईक्यू बहुत हाई हो। पहले कहा जाता था इंटेलिजेंट कोशंट। इंटेलिजेंट कोशंट ये होता था कि क्रॉनिकल एज जो इंसान की होती थी, क्रॉनिकल एज CA, यानी कि क्रॉनिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज, यानी कि इंसान की उम्र। क्रॉनिकल एज मतलब ये कि हमारी जो उम्र है, जो भी हमारी उम्र है, 16 साल का बच्चा है और उसका दिमागी सलाहियत कितनी है, तो पता चला उसकी दिमागी सलाहियत 20 साल के बच्चे के बराबर है। तो इज इक्वल टू IQ, यानी IQ का 100 से उसको डिवाइड करके IQ का फॉर्मूला निकाल लेते थे। ये होता था IQ। बड़ी अहमियत थी IQ की, इंटेलिजेंट क्वोशंट की। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जिस चीज को अहमियत मिली है वो सोशल क्वोशंट, और मतलब सोशल क्वोशंट के साथ है EQ, इमोशनल क्वोशंट। आपका इमोशनल क्वोशंट जितना हाई होगा उतना ही ज्यादा आपका सोशल क्वोशंट हाई होगा। आपको जितनी आसानी से इंसानों के दिल पर हुकूमत करनी आएगी। अब ये जब बात आती है तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर याद आता है कि हर इंसान ये कहता कि जब मैं अल्लाह के नबी से मिला तो मिलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इनकार नहीं कर सका। वजह ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के जो तासुरात है, अब साइकोलॉजी में हम कोरिलेट करते हैं इन चीजों को, कि जब इंसान किसी भी अजनबी से मिलता है तो मिलने के बाद वो अजनबी के बारे में क्या सोच रहा है। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो उसको वाइब्स जाते हैं बहुत अच्छे के। आप बुरा सोच रहे हैं तो उसको बुरे के वाइब्स जाते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा वो दूर हो जाता है। ये बात तो बच्चा भी पहचान लेता है। जब आप बच्चे से कहेंगे कि जाओ चाची के कमरे में क्या हो रहा है झाँक कर आओ, बच्चे की जासूसी निगाह होगी, चाची समझ जाएगी, चाची बहुत सख्ती से कहेगी चलो निकलो यहाँ से, और बच्चा समझ जाएगा कि मुझे चाची झिड़काती है, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। अपना मसला लेकर वो दादी के कान में बोलेगा, क्योंकि उसको जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। फुप्पी के कान में बोल देगा, लेकिन वो
चाची और ताई के कान में नहीं बोलेगा। वजह उसकी है कि उसको माँ के बाद जो चीज नजर आ रही है वो चीज उसकी असल में पॉजिटिव थिंकिंग है जो उसको नजर आ रही है। तो अजनबी लोगों को आप जो सबसे पहले अपना बनाते हैं, अपना बनाने का गुण आना चाहिए रिश्तों को संभालने से पहले, जिसको हम सोशल कोशेंट कहेंगे। परसेप्शन यानी आपका परसेप्शन दूसरे के बारे में क्या है। अब जेबाई साहबा के लिए मेरा परसेप्शन यह है कि वो एक इंटेलिजेंट लेडी हैं, और वो जो है पीएचडी हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। अगर मेरा परसेप्शन जेबाई साहबा के बारे में ये बन जाए, हाँ, कि ये तो ऐसे ही होते हैं खतरनाक, और ये मतलब पीएचडी किया तो ऐसे ही किया होगा, मतलब हर कोई कर रहा है, और ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो आपके जहन पे जो बात आ रही है दिमाग में, वही बात दरअसल आपके तासुर को बना रही है। और चेहरे का जो तासुर है, वो तासुर आप जबान से कितनी ही चापलूसी कर लें। अब जब ज़ुबैर साहिबा के बारे में मैंने बुरा सोच लिया, इस मिसाल में यही समझा रहे हो कि अगर मैंने बुरा सोच लिया, तो अब मैं कितनी ही चापलूसी कहूं कि आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन दिमाग में अंदर जो बात चल रही है वो आंखों से अया हो जाती है। इसलिए आज़ा वो जवारे जो इंसान के हैं, वो आज़ा वो जवारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्मा बरदार है, वो मुसलमान है, वो अल्लाह के हुक्म मानते हैं। वो आपके दिमाग में चल रही साजिश का हिस्सा आपकी आंखें नहीं बनती हैं, आपके बॉडी से निकलने वाली वाइब्स भी नहीं बनती हैं। तो इसीलिए जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं, तो हमारा तासुर बहुत ब्लैंक होता है। जब हम उसको सुनते हैं, उसकी चीजों को जानते हैं, तो तासुर पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, आपने अजनबी को नहीं बताया, लेकिन अजनबी को पता चल जाता है। ये है बुनियादी गुफ्तगू जो रिश्ते और ताल्लुक को उस्तवार करने से पहले मैंने आपके जहन को हमवार करने के लिए आपके सामने की है। नए लोगों से मुलाकात की जो तकनीक होती है, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। आप अपनी नंद से मिले, आप अपने नए घर में वारिद हुए हैं, नए घर में नए अफराद से आप मिल रहे हैं। वहां मिलने के बाद आपको पता चलता है ये सास है। सास के लिए आपका समाज ने माइंडसेट कर दिया कि सास जो है वो खतरनाक होती है। सास के दिमाग में होता है कि बहू को पहले से छूट नहीं देनी चाहिए, अगर पहले से छूट दे दी गई तो फिर सर पे बैठ जाती है। तो समाज हमारा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान के माइंडसेट को बनाने में। नंदों को बताया जाता है कि शुरू से अपनी भाभी को लगाम में रखो, जाओ जाकर प्रेशर बनाओ, वरना आदत नहीं रहेगी तो फिर आपकी भाभी आपको दहलीज पे खड़े भी नहीं होने देगी। तो फिर वो अपनी भाभी के साथ वही अंदाज में डील करती है। आप देखें कितने ताल्लुकात उस्तवार होते हैं जब ससुराली और मैके के जो रिश्तेदार होते हैं, वो दोनों आपस में अच्छे से हम आहंग रहते हैं, फिर रिश्ता तय होता है, और जिस दिन शादी होती है परसेप्शन दोनों का बदल जाता है। तो इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो समाज कर रहा है। इसमें रोल जो प्ले कर रहा है वो समाज का माइंडसेट प्ले कर रहा है। और समाज का माइंडसेट जो है, जिसने एक जजमेंटल होकर लोगों को खानों में बांट दिया, वो इसको प्ले कर रहा है। अभी कई मर्तबा मैं अक्सर ये कहती हूँ लोगों से, जब हम अजनबी माहौल से नए लोगों से मिलते हैं, तो ये जहन में होता है कि ये लोग नए हैं, लेकिन वहां पर एक इंसान होता है जो ये बताने की कोशिश करता है, जैसे कि बहू, कि मेरे घर में आपसे बेहतर चीजें हैं, मेरे घर में नाश्ते का दस्तरखान आपसे बेहतर लगता है। अगर आप ये बोलते नहीं हैं, तब भी आपकी जो अजनबी निगाहें होती हैं, वो अजनबी निगाहें आपके तासुरात से नंदों को, शोहर को और सास को ये कन्वे कर देती हैं कि आपके जहन में कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है। यही कंपैरिजन दरअसल आपको अजनबियत का एहसास दिलाता है, और फिर उनके दिमाग में ये आता है कि अच्छा, तो ये अपना ठाट दिखा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना ठाट दिखाएं। तो अपना ठाट दिखाएं, फिर वो अपनी चीजों को बेहतर बनाकर पेश करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म काम करता है इंसान के माइंड का, इस मैकेनिज्म को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, मैंने पहले ही कहा कि इंसान अपनी अफरा तफरी का खुद जिम्मेदार है। इंसान समाज की अफरा तफरी का भी खुद जिम्मेदार है। अपनी जात की अफरा तफरी को तो हम बचा ही सकते हैं, हम किसी और को नहीं बचा सकते। किसी सास की इस्लाह नहीं कर सकते, या हम किसी शोहर को नहीं सुधार सकते। हम अपनी जात को बचा सकते हैं। वो कैसे? हम बचपन ही से अगर आदत डालें, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो एक एक्सपेरिमेंट करें। जो जिनकी शादी हो चुकी है वो एक्सपेरिमेंट करें कि आप जो है ना, आपकी सास के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचें। वो बहुत निगेटिव औरत है, वो बहुत बुरी औरत है, लेकिन आप सोचें। या जो सास सुन रही है तो वो बहू के बारे में सोचें। इतना सोचें कि वो कहें कि नहीं, मेरी बहू अच्छी है, औरों के मुकाबले अच्छी है, बोली किसी को भी नहीं, अपने जहन में सोचें।
फिर शोहर से जब बात होने लगे तो कहे कि देखिए तुम्हारी अम्मा फिर भी बहुत अच्छी है, मैंने ऐसी ऐसी बुरी सासों को देखा है, अल्लाह का शुक्र भेजती हूँ कि वाकई आपकी अम्मा बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये जुमला आप सास के सामने इजहार न करें। फिर उसके बाद आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट इतने खुले दिल के साथ करें कि आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी होगी। सास ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, या बहू के ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप उसको अंदर से इस्लाह करते हुए अपनी जात में कहें कि नहीं यार, रोज सुबह शाम कहें कि नहीं यार, औरों के मुकाबले तो बेहतर ही है। महासिन को याद करें, नहीं चले ये नहीं ये कर लेती हैं, ये नहीं वो कर लेती हैं। अगर वो अपने ससुराल मैके वालों का ताना दे के भाई वो ऐसे, मैके वाले ऐसे हैं, ससुराल वाले ऐसे हैं, तब भी आप सोचे कि चले हो सकता है, तो अजनबियत है, थोड़ा सा फर्क है, उठने बैठने में, हर चीज में इंसान की तफरीक होती है। इंसान जब बस में सवार होता है तो बस में सवार होकर भी उसको अनकंफर्ट फील होता है, क्योंकि उसका घर नहीं है वो। इंसान की उनसियत जो चीजों से होती है, ये तो मुसम्मम है कि वो चीजों से अपनी उनसियत की वजह से बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। और ये चीज अगर अल्लाह ताला ना रखता तो इंसान तो फिर ये इंसान के, इसीलिए तो सफर में नमाज जो है, अल्लाह ताला ने उसी बेचैनी को, इंसान की जो सफर की बेचैनी होती है, उसको रीड आउट करके कहा कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं है। तो अल्लाह ताला तो चीजों की उनसियत को पसंद करता है, तो उसके मैके से उनसियत है तो ये भी अच्छी बात है, और चीजों से उनसियत है ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा ब्रॉड कर ले माइंड, तो बहू के लिए बहुत साजगार माहौल हो जाएगा। और जहन में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा है कि सामने वाला बंदा आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, क्योंकि आप नहीं सोचते हैं। होता क्या है, जब कम्युनिकेशन साइकोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कोई बंदा आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो फिर वो आपको बुरे बुरे वाइब्स आपको जाते हैं। आप चाहे मुंह से कितनी ही चापलूसी की बातें करें, लेकिन और कितनी ही खिदमत गुजारी करें, कितनी ही चीजों को मतलब अच्छा बनाकर पेश करें, आपके दिमाग में वो बात निगेटिव कैरेक्टर बैठ गया, तो फिर वो वाइब सुन के पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव होते हैं। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस यही है, इंसानों को स्पेस देना। इंसानों को किस बात से खुशी होती है? लोग आपके सामने कोई बात पेश करते हैं, अपना मसला पेश करते हैं, वो ये सोचते हैं, वो अपने परसेप्शन में, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है, मतलब परसेप्शन जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के सारा इंटेलिजेंस लेवल जो अभी जो आई आई एआई चल रहा है, वो एआई परसेप्शन पे चल रहा है कि इंसान किस बात से खुश होता है। इंसान को, अब आपको गम सुनाने वाला बंदा इस बात से खुश होता है कि आप ये कहें कि हाँ यार आप तो बहुत मजलूम है, आपके साथ जुल्म हुआ। तो हमको काउंसलिंग के दरमियान ये टेक्निक सिखाई जाती है कि आप इंसानों को उनकी ही हालत में खुश रखें, और उनको ये कहें कि हाँ आपको, आपके साथ बुरा हुआ, आपको तकलीफ पहुंचाई गई, बहुत बुरा हुआ। इतना उसकी आंखों में आंखें देख के जुड़ जाए कि वो बंदा ये सोचे कि यार ये बंदा ट्रस्टेबल है, इसने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, ये मुझे समझता है। तो यही वाली टेक्निक है कि जब आप शोहर के सामने हो तो उसके रिश्तों की तारीफ करें। जब आप उसके रिश्तों के, रिश्तेदारों की तारीफ करेंगे कि आपकी बहन में ये खूबी है, ये खूबी आपकी वालिदा में है, बहुत अच्छी लगी मुझे, पसंद आई। तो जब आप देखेंगे कि फिर रिश्तों के अंदर जो पॉजिटिवनेस है, मुस्बत सोच है आपकी, वो मुस्बत सोच असल में पूरे परसेप्शन को चेंज कर रही है। बहुत सारी खवातीन मुझसे कहती हैं कि आप ये टेक्निक बयान कर रही हैं, लेकिन ये फेल टेक्निक है। क्योंकि झगड़े जो होते हैं सास के साथ में, जैसे मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप जो है अपनी सास से कहें कि अम्मा जान आप पे ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके कलर पे बड़ा सूट कर रहा है, आप इसको इस तरह पहने, आपके कपड़ों तो मेरी पसंद के होंगे। और फिर वो अपनी पसंद के कपड़े उनको पहनाने की कोशिश करे, अम्मा आपको ये पसंद है, मैं आपके लिए ये बना देती हूँ। तो जब आपके लहजे में वो सच्चाई होगी, वो सच्चाई का जो उनसर होगा, जो लहजे की सच्चाई, आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी आंखों में सच्चाई, आप उनके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचती हैं। देखिए ये सारी चीजें माओं के पास भी तो होती हैं। जब माओं का 40-45 की हो जाती हैं तो उनका बीपी हाई होने लगता है, फिर वो आपकी छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगती हैं। वो छोटी बातों को अगर गलती हो जाए तो पहले वो किचन में खड़े होकर सिखाती थी कि नमक ऐसे डालो, अब वो कहती हैं तुमने सही ढंग से बघारा ही नहीं है। तो वो सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सासों को मतलब सास के ऊपर जो है वो वारिद की हैं, क्योंकि उनको कहा रब्बिरहमुमा कमा रब्बैनी सगीरा, तो अपनी माँ की तरह वो भी है। और बहू को भी कहा जाता है कि बहू जो है इस तरह से सोचे, सासों को तलकीन की जाती है। ये तो दोनों के बीच की बात हुई। अदर रिश्ते जो हैं, वो अदर रिश्तों में आपको मुस्बत सोच रखनी है जरूर, और आपको मुस्बत अपने जहन को बनाना जरूर है। हमेशा ये बात हर इंसान कहता है कंपैटिबिलिटी पैदा करें, लेकिन दूसरी बात यह है
कि और भी अदर दिन रिश्ते हैं, जैसे नंद का रिश्ता है। तो नंद के रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नागवार गुजरती हैं और गुजरनी भी चाहिए, क्योंकि आप उनको अपने घर के मामलात में इंटरफेयर करने की इजाजत देती हैं। एक चीज होती है एतमाद, एक चीज होती है पोलाइटनेस, एक चीज होती है सॉफ्ट स्पोकन यानी नरमी से बात करना, एक होती है पोलाइटनेस, एक होती है मुस्बत सोच, लेकिन एक और चीज होती है, वो चीज होती है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन होती है, ये बहुत मजबूत चीज होनी चाहिए। आपको मुस्बत सोच से मुराद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी पीठ को, जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा है, अपनी पीठ को इतना ना झुकाओ कि लोग गधा समझकर तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाएं और तुम्हें गधे की तरह बांध दें। सबसे अहम चीज जो हम प्री मैरिज काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं वो होती है इंसान के अपना वकार, अपनी जात की, अपने जात का रौब, वो कभी न खोए। आप किसी के दिल में जगह बनाने के लिए इतने अटकल पच्चू न बन जाए कि आप उनकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिशात को कबूल करते जाए। मिसाल के तौर पर अगर घर में कोई है, अफराद हैं, नंद हैं, वो आपकी उम्र की हैं, तो आप उनमें काम तकसीम करें। बैठकर खाने और हडरामी इख्तियार करने की उनको कभी इजाजत ना दें, और कभी उनको इजाजत ना दें कि आपकी और आपके भाई के रिश्ते पर वो कोई बात करें। मैंने आगे इसको आगे मैंने अपने सिनॉप्सिस में लिखा भी है कि अहम तरीन चीज होती है कि जब आप ससुराल में, बात ससुराल की आई तो जाहिर है वहां पे शोहर है, शोहरी की वजह से ससुराली रिश्ते हैं। अक्सर खवातीन जो गलती करती हैं वो करती हैं अपनी नकील जो है वो नंदों के या देवर के, सास के हाथों में थमा देती हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। और डायरेक्शन जो है, मैं इस बात के बहुत सख्ती से खिलाफ हूँ कि रिश्तों को जोड़ने का डायरेक्शन सिर्फ औरत को दिया जाए, बल्कि मर्द को भी देना चाहिए। उसे भी ये स्मार्टनेस सिखाना चाहिए कि आप अपनी माँ के साथ बात करें तो वो बीवी की मुशावरत, बीवी के लिए मुशावरत को कबूल न करें। वो जब बीवी से के साथ डील करें तो वो सास के लिए, अपनी माँ के लिए मुशावरत बीवी की कबूल न करें। वो अपने आप से इतना तैयार हो कि वो उनको हद रखनी आती हो इस बात की कि बीवी को अहमियत कहाँ देनी है और कहाँ पर माँ को अहमियत देनी है। एक खातून को भी ये बात सीखनी चाहिए कि शोहर, मैं इसको, ये कमजोरी को स्पेस देने वाली बात को मैं डिले कर रही हूँ, जजमेंटलिज्म को भी मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाऊं। यहाँ मैं आ गई हूँ। ये यहाँ पर, सॉरी, हाँ, शोहर के साथ ताल्लुक को राज रखना, ये खास तौर पे मैंने सिनॉप्सिस को बनाया, मैंने स्लाइड को ऊपर लेनी थी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था तो रह गया। शोहर को के साथ ताल्लुक को राज रखना चाहिए। जो औरत शोहर के साथ अपने ताल्लुक को राज रखने में कामयाब हो जाती है, वो कपल बहुत सक्सेस जाते हैं। फिर वो दोनों जोड़ी अपने जो है रौब रखने में कामयाब हो जाते हैं। इतनी मजबूत बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपके रूम से कोई आवाज बाहर ना जाए। आपको 50 चीजें बर्दाश्त करनी पड़े, कर लें, 50 ताल्लुकात बर्दाश्त करने पड़े, शोहर की कोई बात झिड़की सुननी पड़े, लेकिन बाहर निकले तो मुस्कुराहट सजा लें। आप आपस में ताल्लुक को, ये तो एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम बात करें कि शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात बनाएं। मैं इसमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग के दौरान, प्री मैरिज काउंसलिंग में खुसूसन ये खास तौर पे कहती हूँ कि वहां कोई आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। इवन बेडरूम का डेकोरेशन भी आप इस तरह बनाएं कि सारे हुदूद वहां पर वो हो, यानी कि जो सेक्सुअल अर्जेस को उभारने वाले हैं मर्द औरत को, वो कलर डेकोरेशन हो, वो बेडरूम का स्टाइल हो। शायद मेरे ख्याल है बच्चियां यहाँ सुन रही हूँ तो इस तरह की मैं बात अभी ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये कि ये चीजें हों कि भाई ताल्लुकात को राज रखें, यानी कि आप ये ना कहें कि वो मुझे डांटते हैं या मुझे डांट रहे थे या पूछ रहे थे। और शोहर के साथ भी एक ताल्लुक इस तरह का हमवार रहे कि वो आपको डायरेक्टली ये ना कहे। जैसे भाई साहब, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करके आपसे पूछ रही हूँ, क्या यहाँ पर गैर शादीशुदा बच्चियां भी शामिल हैं, चूंकि जीआईओ का भी है? जी हाँ बाजी, बहुत सारी बच्चियां। हाँ, तो फिर ये चार चीजों में हम लोग सिर्फ इतनी बात को हम रखें कि ताल्लुकात को, इसको कभी प्री मैरिज काउंसलिंग पर या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग पर आप रखें, उठा रखें इस टॉपिक को। लेकिन ये कि जो ताल्लुक आपका है कि आपको वेटेज हस्बैंड देता है नहीं देता है, ये आप तो अपने तक रखें, लेकिन कभी ससुरालियों के सामने ताल्लुक को कमजोर ना करें। दूसरी बात यह है कि आप जो है खुशहाली का भी इजहार ना करें। खुशहाली का इजहार जब आप अपने शोहर के साथ हंसी मजाक की गुफ्तगू अगर नंदों और सास के सामने या देवर के सामने करेंगी या देवरानी जेठानी के सामने करेंगी, तो यकीन मानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान को उसके ताल्लुक की वजह से नजर लग जाती है। तो बिल्कुल ये होता है कि जब आप उनकी खुशहाली को इजहार करते हैं तो वो इजहार ही दरअसल यहाँ पर एक कंपैरिजन क्रिएट करता है नंद की निगाह में और जेठ की। अबे एक मिनट, हाँ, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कंपैरिजन क्रिएट करता है नंद और जेठ की निगाह में, कि फिर वो उस वहां से हसद शुरू होती है। और फिर हसद जो है इंसान को डिस्टर्ब कर देती है इस बात के लिए कि वो लड़ाई लगाने के लिए नई नई तदबीरें ढूंढे। और फिर आपके सामने जो बहुत स्मार्ट खवातीन होती हैं, वो स्मार्ट खवातीन वो कमजोरी को भाप लेती हैं कि नए कपल में ये कमजोरी पलप रही है। तो फिर वो आपके सामने तंज करेंगी या फिर अपने इजहार की कोशिश करेंगी कि इसके अब्बू तो बहुत ज्यादा मेरी बात सुनते हैं, वो टालते नहीं है कभी। ये इस तरह की गुफ्तगू करके आपको एहसास दिलाएंगी कि अच्छा कंपैरिजन करो और आप लड़ाई लड़ो। ये कोशिशें कान में डाली जाती हैं। देखिए इंसान जो है ना सरापा, इंसान के पास में दोनों चीजें, सरापा फरिश्ता नहीं होता। आप फरिश्तों की तवक्कुआत इंसान से नहीं लगा सकते। इंसान के शर से जब कुरान मजीद ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पनाह मांगने का हुक्म दिया, सारी दुनिया के अंदर सारी उथल पथल इंसानों ही के शर से है। और इंसानों के शर से ये खून बहता है, इंसानों के शर से ही एक दूसरे का कत्ल हो जाता है। इंसानों के शर फिर आपसी जोड़ों को नहीं बख्शते। तो ये जो कान में बातें डाली जाती हैं अतराफ के लोगों की, इसकी साजिशें कोशिशें, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको फरिश्ता बनने की सिफत सिखा रही हूँ, ये यकीनन हमारे माशरे में होती हैं। नंदे अपने भाई के सामने इस तरह की गुफ्तगू करती हैं कि शोहर की शिकायत भी हो जाए और साथ ही में ये भी पता चल जाए कि तुम जो इतनी ढील अपनी बीवी को दे रहे हो, वो ढील मुनासिब नहीं है। तो वो अपने भाइयों से भी, अपनी चालबाजियों से भी बाज नहीं आती हैं। वो ये भी सोचती हैं, एक इनसिक्योरिटी होती है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब सास को ये लगता है कि अगर मेरा बेटा, जिसका डीएनए बेटे का और माँ का एक ही जैसा होता है, मेरा बेटा दूसरे बंदे को स्पेस देगा यानी कि खातून को, तो फिर मेरी जो हैसियत है वो कम हो जाएगी। मुझे माँ कह के पुकारता था, हर बात मुझसे पूछता था और मुझे बहुत वेटेज देता था, ये कम हो जाएगा। तो इतना ज्यादा माँ अटैच होती है बेटे से, बेटी से भी ज्यादा बेटे से अटैच होती है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर भी अपने बेटे को वेटेज ज्यादा देती है। हस्बैंड से दूरियां बनाना शुरू कर देती है जैसे जैसे बेटे बड़े होते हैं। और फिर बेटों को अपनी कहानी सुनाकर बताती है कि तुम्हारे वालिद ने कितना उनके साथ जुल्म किया और वो कितना ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब संभाल कर लेके चलने वाली खातून रही हैं, और अब तुम सपोर्ट पैदा हो गए हो मेरे लिए। तो औरतों का मिजाज होता है। तो वो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उनमें होती है कि दूसरा आदमी मेरी जगह ना ले ले। माँ को ये एहसास होता है। एक्सेप्ट करें इसको, बहुत लोगों ने इस पे अलग अलग अंदाज से बहस की है, लेकिन मुझे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट समझ में आता है कि माँ को इनसिक्योरिटी होती है, इसीलिए वो इनसिक्योर होती है। बहनों को इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि सिबलिंग्स में भाई उसका ख्याल रखता था, मोहब्बत करता था, तवज्जो देता था, उससे पूछता था खाना खाया नहीं खाया, बस दोस्त के घर जा रही हो तो छोड़ कर आता था। अब जो नई बंदी आ रही है, इसकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उनके अंदर बढ़ जाती है, तो वो तो शर की बातें करेंगी। वो कान में ऐसी बात किस्से सुनाएंगे कि पता है मेरी सहेली ने अपनी बीवी को इतना ढील दिया था, तो उसके दूसरे से अफेयर हो गया और अब वो इतना पछताता है। ये बात नहीं सुनाई गई है, किस्सा नहीं सुनाई गई है, बल्कि उसको इशारा दिया गया है भाई को कि भाई जरा लगाम डालो, ज्यादा महके ना जाने दो। तायाजात फुफीजात के सामने बातें हो रही हूँ, अगर तुम्हारी बीवी की तो तवज्जो दो, क्योंकि ऐसे और ऐसे होता है। तो ये लड़के भी मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए फोन करते हैं, मैं फिजिकल काउंसलिंग तो लड़कों के नहीं लेती हूँ, इसमें ऑनलाइन इसमें होती है, तो वो ये कहते हैं कि मेरे जहन में मेरी बीवी के बारे में शक था ही नहीं। फिर किस दिन से जब हम उनको टाइम थेरेपी दे रहे होते कब शक पैदा हुआ। तो कहता है हाँ मेरी अम्मी ने मुझे ये किस्सा सुनाया था, बहन ने। जब हम उनको बहुत ज्यादा ट्रैपिंग के जरिए से ये बात पता करते हैं कि कैसे शक पैदा हो, तो पता चलता है कि बहन और माँ का रोल बहुत बड़ा इसमें रहा है। देवरानी जेठानी, भाई, बड़ा भाई बात कर रहा हो तो बड़ा भाई भी कोशिश ये करता है कि नए कपल को आगाह करें कि बीवी को सर पे ना चढ़ाएं। इस तरह की, देखो सर पे चढ़ाने की तो रिश्ता है शोहर और बीवी का, लेकिन ये इस तरह की कोशिशें करते हैं और फसाद डलवाते हैं। माए अगर सास बहुत पॉजिटिव जा रही हो, तो माँ पॉजिटिव जा रही हो, तो बेटी ये सोचती है कि अच्छा अगर बहू ने दिल जीत लिया तो फिर मेरी तो वेटेज ही कम हो जाएगी इस घर से। तो बेचारी वो छुट्टियों में आती है तो अम्मा के कान में जहर घोलने का सबसे बड़ा काम जो नंदे करती हैं, वो आला दर्जे का काम करती हैं। अगर इसमें कोई भी ऐसा शख्स हो वो करता है, तो मैं उसको नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा करता है, इसलिए नहीं बुरा करता क्योंकि हर इंसान अपना मफाद, अपनी चीजों को देख रहा है, अपना मफाद ढूंढ रहा है। और ये बशरियत है, इसको हम एक्सेप्ट करें, मेरे अंदर भी ये बुराई है तो बशरियत है, और मैं बशर हूं, तो इस बुराई से खाली नहीं हूं, क्योंकि मैं फरिश्ता तो होने का दावा नहीं करती हूँ। तो अगर मुझ में ये बुराई है तो इसको ओवरकम करने के लिए सोचें कि अगर मेरे जात से किसी भी इंसान को कुछ थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे, पता है बहुत मुश्किल होती है औरतों को जब शोहर उनसे झगड़ा करते हैं, सास उनसे झगड़ा करती हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाती हैं,
तो अल्लाह ताला यौम तुबला सराइर, बाल से बारीक राज जब खोल कर लाएगा कि इस शख्स के जहन में जहर किसने घोला था। तो अब तो जब ये सब चीजें ओपन हो जाती हैं, काउंसलिंग में किसी का राज खुल जाता है कि बहन ने इस कान में डाला था, अपने शोहर का किस्सा सुनाकर डाला था। बेचारे मर्द तो बहुत सादे होते हैं, फटाफट उगल देते हैं, कहते हैं कि वो जी मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा सब किया। लेकिन ये बात की अम्मी मेरी बहुत बेदार थी, तो इसीलिए बहू को ऐसा करते हुए पकड़ा, और पता चला वो जो पकड़ा सास ने वो सब झूठ था, फेक था, कोई था नहीं। तो उस वक्त पता चलता है कि काश इस खातून को बताया कि तुमने अपनी आखिरत तबाह कर डाली, तुमने ऐसी बातें कर कर, ऐसे बीज बोकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। और अल्लाह जब ऐसी चीजों को काउंटर करेगा तो कुरान कहता है यौम तुबल सराइर, बाल से बारीक राज भी अल्लाह ताला जमीन की तहों से खोल कर लाएगा। मैंने उन खवातीन को देखा है जो बहुत ज्यादा दीनी शऊर रखती थी, तो जबान से लफ्ज निकालने से पहले वो ये कहती थी कि कहीं ये फसाद ना बर्पा हो जाए। मुंह पर कपड़ा रखकर सोचती थी कि मेरे बेटे को अगर मैंने ये बोल दिया तो दोनों के बीच झगड़े हो जाएंगे, तो इससे बचती थी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बचने की कोशिश करें। अब आते हैं असल कमजोरी की तरफ, कमजोरी को स्पेस देना हम सीखें। मैंने वो बात अधूरी छोड़ दी है, वो बात भी कंप्लीट कर लूं। थोड़ा सा आज तबीयत नासाज थी तो थोड़ा सा आगे पीछे जंबल हो रहा है। वो बात की औरतें अपनी पीठ को इतना ना झुकाएं कि लोग उसको गधा समझकर इस्तेमाल करने लगें, या नंदे जो है अपना अलैकार बना लें, या फिर जो है देवरानी जेठानी जो है अपना अलैकार समझने लगे। इसमें लड़कियों को भी खुसूसन शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। मैं उनसे कहती हूँ आपने एक लाचे पर इतना खर्च कर लिया, हजारों रुपया अपने कपड़ों पर खर्च कर लिया, लेकिन एक ड्रेस कम कर दीजिए, और प्री मैरिज काउंसलिंग को अगर कोई पे भी करके कर रहा हो तो कर लीजिए। और पे करवा कर भी वो काउंसलिंग बहुत टफ होती है, चूंकि प्री मैरिज तो इसलिए पेड ही होती है अक्सर। जो आप लिल्ला फिल्ला करवा रहे होते हैं, वो लिल्ला फिल्ला जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल वो नहीं होती है, सॉलिड नहीं रहती है, क्योंकि वो सिर्फ एक टिप्स होती है। तो काउंसलिंग बाकायदा करवा लें, उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपके अंदर कितना सोशल आईक्यू लेवल आपका हाई है। सोशल आईक्यू लेवल को हाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी शख्सियत का रौब कैसे बनाना होगा, अपनी जात को लोगों के नजदीक आलायकार बनने से पहले कैसे बचना होगा। तो लिल्ला जो बच्चियां सुन रही हैं, शादी ठहर जाए तो फिर आप 1 to 1 यानी कि ग्रुप काउंसलिंग भी नहीं, 1 to 1 काउंसलिंग पे करके करवा लिया करें किसी से। अब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, खवातीन भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज ये है कि जब भी आप किसी को वो रहे हो तो अपनी शख्सियत में एक रौब रखें। रौब ये रखें कि डे 1 से किसी को आप पर दस्त दराजी की इजाजत आप नहीं देती हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग करवा लें तो पहले दिन से किसी को गाली देने की या फिर इसकी इजाजत नहीं देती, शख्सियत में रौब पैदा हो जाता है। और अपनी शख्सियत में रौब ऐसे पैदा करें कि आपकी सास भी आपको इतना ज्यादा आपके ऊपर चीजों को ना डाल दें कि आपको एक बैल समझकर, कोल्हू का बैल समझकर इस्तेमाल करने लगे। आप जितना कर सकती हैं उतना ही टास्क लें। जो काम आप नहीं कर सकती, जबरदस्ती का बहुत परफेक्ट बनने के लिए खुद को बिल्कुल झोंक न दें। जो नंदों के बच्चे और सब लोग आ गए हैं घर में, तो वहां काम वालों का इजाफा कर लें, अपने हाउस होल्ड रख लें, या फिर ना रख सकती हूँ तो अपनी नंदों से कहें कि आप और हम मिलकर काम करेंगे। क्योंकि हम इतना ज्यादा ओढ़ न लें, मेहमान है इसलिए कि आप जो है मतलब ओवरबर्डन हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी ये इस बात का हुक्म दिया है कि वे एहसान की रविश इख्तियार करें, किसी पर जुल्म और जबर न करें। ये इसमें ज्यादा कारगर टेक्निक होती है सुबह का दर्स। अगर आपको सुबह का दर्स देने की आदत हो और फैमिली दर्स की आदत हो, तो फैमिली दर्स में जब आप सास शोहर बैठकर सब लोग फैमिली दर्स ले रहे हो, तो फिर उसमें जो है आने वाले मेहमान भी दर्स को ज्वाइन करते हैं और आप अपनी तस्कीर कर सकती हैं। बहुत बड़े फसाद को कम कर देता है फैमिली दर्स। और जो लोग फैमिली दर्स के आदी होते हैं, वो लोग सुबह सुबह जो दर्स होता है तस्कीर ही सही, और ये वाला हाथ में दे दें आप घर के बुजुर्ग को कि आप ले लें, आपके हस्बैंड को या फिर सास को या खुसर को, कि अब्बजान आप थोड़ी सी आयत और तशरीफ चेक कर दें, मुझे घर में आदत थी तो यहाँ भी हो जाए। उससे आपको फायदा ये होगा फैमिली दर्द से कि मेहमान को जो तस्कीर आप कन्वे करवाना चाहते हैं कुरान की, वो भी हो जाएगी, और जो बच्चे टीन एज में जा रहे हैं उनकी भी तस्कीर हो जाएगी, और घर में एक अच्छा कायद का माहौल बना रहेगा, और एक दूसरे से आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप ससुराली मसाइल से निकलते हैं तो नौजवान बच्चों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, और नौजवान बच्चों के मसाइल जब चलते हैं तो आप उसको टॉलरेट भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा चलते। फिर इसी तरह से आप कमजोरी को स्पेस देना सीखें। कमजोरी को यानी कि आपको पता चल गया कि मेरी नन में चुगली करने की आदत है, आपने इस्लाह की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपको अंदाजा हो गया कि चुगली करने की आदत है, तो उससे कोई बात ना सुने।
किसी से भी ना सुने। मैं तो अक्सर कहती हूँ, मैंने लिखा भी है इसको आर्टिकल, कि जब कोई इंसान आपके पास कोई बुराई किसी की कर रहा है तो उसको कहिए कि इस बुराई का हल क्या है, क्या हम फलां से बात करके आपकी सुलह करवा दें। वो कहे नहीं नहीं, मैंने तो आपको इसलिए कहा है कि आप अपने तक रखें इसे। तो कहिए कि अच्छा, मैं आपका पेन ड्राइव हूँ, या मैं आपका हार्ड डिस्क हूँ, या आपका मैं डेटा स्टोरेज हूँ। जब कोई हल आपको मुझसे नहीं निकालना है तो फिर आपने मुझको ये बात सुनाई क्यों है? क्या स्टोर करने के लिए है? पेट में रखें। मेरे पेट में कोई चीज रहती नहीं है, क्योंकि मैं किसी पड़ोसी का डेटा स्टोरेज तो नहीं हूँ। जो लोग चुगली करने की आदत छुड़वाना चाहते हैं किसी से, वो किसी की कोई बात न सुने। और अगर सुन लिया तो कहें नफ्से मसला से बात करके आपका मसला हल कर दो। वो कहे नहीं नहीं भाई, नफ्से मसला से नहीं सुने, मैंने तो बस पेट का बोझ निकालने के लिए आपको सुना दिया, तो कहिए मेरे पेट में बोझ लेने की मुझे आदत नहीं है। ये ऐसी चीज है। मेरे पास स्टाफ काउंसलिंग थी एक। स्टाफ काउंसलिंग यानी स्टाफ में बहुत सारे लड़ाइयाँ होती थी। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ एक टेक्निक पे यूज करें। एचएम की बात स्टाफ में, और स्टाफ की बात एक दूसरे को बोलने वाला सिलसिला बंद कर दीजिए, सारे मसले हल हो गए। अब वो मैनेजमेंट कहता है कि मैम अच्छी टेक्निक है, अब आप ये सुनते ही नहीं है। मैंने कहा सुने तो आप कहें कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि एक भी बात जो मैं सुनूं उसके इस्लाह करवा दूं, और जो बात दीन की हो मैं आप तक पहुंचा दूं। जब आपने मुझे सुनाया है तो फिर मैं इसको ऐसे हल करूंगी। ससुराल में भी किसी की बात आप ना सुने। सास भी अगर सुनाने लगे, नंद आके वो जो है टॉक्सिसिटी फैलाने लगे अपने ससुराल की बात करके, तो कहिए बेटा हम लोग, भैया हम लोग 4-5 लोगों को बिठाकर तुम्हारा मसला हल करवा देते हैं। वो कहे नहीं, बस मैं पेट का बोझ हल्का कर रही हूँ। तो कहिए कि मैं ये बोझ लेने की आदत नहीं है। किसी ने अगर मुझसे पूछा तो मैं साफ साफ बता दूंगी कि तुमने ये सारी चीजें कही थी, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को राज नहीं रखती हूँ जिसको मुझे रखने का हुक्म ही नहीं है। राज रखने का हुक्म है कि किसी की बात आपके जहन में पड़ जाए तो राज रखे। जबरदस्ती का जो हम लोगों ने एक दूसरे को खाली हालात सुनाने का जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको आप अपनी जात से डिस्ट्रैक्ट कर दें, यकीन माने। ये इतनी उम्दा टेक्निक है। लोग आपके पास बात करेंगे ही नहीं, लोग आपको टॉक्सिसिटी फैलाएंगे नहीं, लोग फ्रस्ट्रेशन अपना स्प्रेड नहीं करेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन जो है मुताद्दी मर्ज की तरह आपको नहीं लग जाएगा, और रावी चैन ही चैन लिखेगा। अगर किसी की कमजोरी आप समझ लें तो उसको हद में रखना सीखें। उसके अलावा डायरेक्शन अगर ध्यान दे रही हो कि हमारे यहाँ तो हम ऐसे करते हैं, तुम्हारे यहाँ तुम ऐसे नहीं करती हो, तो उसको भी आप ज्यादा सवार न कर लें खुद पर। उन्होंने जो कहा आप बिल्कुल वो करेंगी, नहीं बिल्कुल नहीं। जो मौजूद अफराद हैं, जो सास की नीड और जरूरत है, आप उस लिहाज से कुछ काम करें। आपको किस वक्त मैके जाना चाहिए, आपको कौन से कपड़े पहनना चाहिए, आपको रूम में कब जाना चाहिए, इन डायरेक्शंस में एक हुदूद तय करें कि आप किसी के डायरेक्शन कबूल नहीं करेंगे। ये आपने अपने उसूल अपनी जात में बना लिए, तो आपकी जात से जो वाइब्स निकलेंगे, लोग आपको डायरेक्शन मोम की नाक समझकर तोड़ मोड़ कर पेश नहीं करेंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप जो हैं बिल्कुल किसी उसूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको कहा जाए कि भाई आप चाहती हैं कि अपने शोहर को मनाने के लिए बेडरूम में खाना खा, और कहेंगे नहीं आपको आना चाहिए यहीं सबके साथ खाना चाहिए, तो आप उनसे कहें कि नहीं आज हम बिल्कुल साथ ही खाना खाएंगे। ये ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले उसूल भी ऐसे ही होते हैं सब जगह, कि आप उसूल के पाबंद हो, आप उसूल से कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना हो, आप पोलाइट हो, आप पॉजिटिव सोचने वाले हो, आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप लोगों को अच्छी बात का मशवरा देने वाले हो, लेकिन चुगलियों में शामिल नहीं होने वाले हो। चुगलियों के लिए आपका रवैया साफ सीधा हो, बहुत साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझ तक कोई बात पहुंचे तो मैं तहकीक करके उसका मसले को हल निकाल दूंगी। और अगर कोई बात सिर्फ मुझे पेट में रखने के लिए सुनाई जा रही है तो सॉरी, मैं कोई डेटा स्टोरेज नहीं हूँ, मेरे पास और भी मसाइल हैं। तो फिर लोग, और मुझे कोई पूछेगा तो मैं साफ बता दूंगी। आप उसको ये मत रखिए कि मैं तो अपने पेट में रखती हूँ, बताओ उगलवाओ, तो ये तजस्सुस के शुमार होगा। और तजस्सुस का कुरान ने आपको वैसे ही हुक्म नहीं दी। और जो लोग ऐसे बताते हैं कि भाई सारे गम हमारे पास उंडेल दो, वो दरअसल उनका सेटिस्फेक्शन अंदर का होता है कि नई नई बातें तजस्सुस के तौर पे पूछें। तो भैया इस तरह की चीजों में खुद को डालने से ये इस इंसान के अंदरून का फसाद है, जो इंसान अपनी जात के साथ खुद बर्पा करता है। आपकी शख्सियत का तवाजुन उसी वक्त है जब आप अपने लेने वाली नॉलेज में भी तवाजुन रखें, जो बातें सुन रही हैं उसमें भी तवाजुन रखें, अपने रवैये में भी तवाजुन रखें, अपनी शख्सियत में भी तवाजुन रखें। अपने बच्चों को भी किसी के डायरेक्शन कबूल करने की आदत न डालें। आप अपने बच्चों को भी जो उसूल आपने बनाए हैं, ज्वाइंट फैमिली में हो या कहीं पर भी हो, अब्बाजान और अम्मा आप उसके असल में वो है, असल वारिस हैं। और असल असल मतलब जो उस मसऊल है आप हैं।
तो आपके बच्चों को भी किसी किस्म की कोई रियायत, कोई घर के फर्द को आपकी तरबियत में हाथ डालने की इजाजत ना हो। ये रौब एक औरत में स्टार्टिंग से होना चाहिए, हर एक के साथ होना चाहिए। आप सोच फोन पर किसी को अवेलेबल हो तो उसके उसूल हो, आप किसी के साथ साथ बात कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो तो उसके उसूल हो। आप कहीं पर भी देखिए, बच्चों के साथ भी उसूल रखना है। जो बात कही गई थी ना कि इंसान की औलाद भी उसके लिए फितना है और इंसान की औलाद भी उसके लिए आजमाइश है, तो वो बात इसीलिए कही गई थी कि आप अपनी औलाद को भी रखें कि हम आपकी हर बात कबूल करेंगे, लेकिन कहीं पर भी हम अपनी आखिरत तबाह नहीं करेंगे। कहीं कहीं पर हम आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत से अपनी आखिरत को दांव पे नहीं लगाएंगे। ये परसेप्शन इंसान का होना चाहिए। जजमेंटलिज्म पर आपके मैंने बात की है कि जजमेंटलिज्म क्या होता है। ये इंसान को तासुर होता है जो इंसान बनाता है किसी भी शख्स का, और ये तासुर जब इंसान किसी के भी बारे में बना लेता है तो फिर वो तासुर ही दूसरे को कन्वे होता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा सा ह्यूमन बॉडीज पर आप स्टडी करने की बात ये नहीं है कि जो साइकोलॉजी पढ़ता है वही इसकी स्टडी करता है। असल में कैप्चरिज्म साइकोलॉजी में डिस्कस होता है, कैप्चरिज्म और जजमेंटलिज्म। जजमेंटलिज्म कैप्चरिज्म का दुश्मन है। कैप्चरिज्म है लोगों को अपने अंदर कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, अपनी तरफ माइल कर लेना। ये गुण बहुत कम लोगों को आते हैं। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, यानी कि जो मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, चीजों को समझने वाले होते हैं, वो लोग दिल में कोई बात रखते नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम गो होते हैं, वो कम गो लोग जो है बहुत अंदर खामोश हो जाते हैं, किसी को जजमेंट कर लेते हैं किसी शख्स को। अच्छा ये तो ऐसे ही है, बस खराब औरत है, इससे दूरी रहे तो अच्छा है। किसी के सामने बोले नहीं बोले तो किसी के मामले में ना पड़े तो अच्छा है। सबसे अच्छी खामोशी भली। इस तरह के जो लोग होते हैं वो जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होने की वजह से वो उनकी जबान में ऐसी चीज होती है कि वो एक ही बात बोलते हैं, पकड़ में कभी नहीं आते। हमेशा पकड़ में बोलने वाले आते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, लेकिन उनके दिमाग की स्कीम में अच्छी खासी खिचड़ी पकड़ी होती है। वो एक बात बोल देते हैं और वो एक बात आप उछक लेते हैं और फसाद पूरा फैल जाता है और उनका कहीं नाम नहीं आता। आता ही नहीं है, आप उसको दूसरे अल्फाज में भी इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे ऐसे होते हैं। लेकिन ये कि वो लोग भी, जो लोग इस तरह की फितरत में हैं, कोई बुरी चीज नहीं है, अल्लाह ने फितरत पैदा की है, हम उसको बुरा कहते हैं ना, इसको बुरा कहते हैं। इस तरह के लोगों को भी चाहिए कि वो अपने माइंड का जजमेंटलिज्म, यानी कि जजमेंटल, किसी के बारे में बुरा कहना, बुरा सोचना, या फिर शख्सियत बना लेना कि यार वो ऐसे ही है, उनकी शख्सियत हमेशा ऐसी ही है, ये नहीं बनाना चाहिए। बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो इंट्रोवर्ट इंसान है जिसने बोल दिया, तो यार उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसने झिड़क दिया, उसने चुगली खा ली, उसने हमको कोई ना कोई चीजें बता दी हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, आपको तफावत पैदा करना पड़ेगा कि कौन लोग आपको फसाद डालने के लिए जानबूझकर अपनी मेंटल खिचड़ी पका रहे हैं, और कौन लोग हैं जिनके मुंह से बस निकल गया, ये बात निकल गई है, और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको डांट दिया, आपको बोल दिया। हो सकता है इनका बीपी हाई होगा। देखिए काउंसलिंग केस था जिसमें उसने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक, अब वो जो प्रोफेशनल लेडी है, और मेरी सास, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, अब मेरी सास बहुत सख्त भी बरतती है, कहती है खाना बनाएंगी तभी आप कॉलेज जाएंगे, ये सब करेंगी तभी जाएंगी, आने के बाद जब मैं आती हूँ तो बर्तन फैले होते हैं, मैं आकर पूरा चीजें उठाती हूँ, सारी चीजें समेटती हूँ। और बहुत रोने लगी, उसकी रोने में इतनी सच्चाई थी कि हाथ पैर कांप रहे थे, कि अचानक मेरी सास को पता नहीं कैसे नजर लग गई। तो मैंने कहा हो सकता कि तुम्हारी सास का आजकल बीपी हाई हो रहा होगा, चेकअप करवा लो, या उनकी जो टैबलेट चल रही होगी वो टैबलेट जो है उनकी जो आगे पीछे हो रही है, अब उनको हाई लेवल की टैबलेट की जरूरत होगी। कोई ना कोई ऐसा इशू जरूर है जिससे आपकी सास का जो है अचानक परसेप्शन बदल गया है। ऐसी बात नहीं है कि इसने चुगली खाई है, चुगली खाने के अलावा भी कोई मैटर तो हो सकता है। तो कहने लगी क्या हो सकता होगा। मैंने कहा कब चिड़चिड़ कर रही है वो नोट डाउन करो, उसने नोट डाउन करके भेजा। फिर मैंने कहा अच्छा तो थायराइड प्रॉब्लम होगी। फिर 2 हफ्ते बाद अचानक उसका मैसेज, फोन आया कि मेरी सास का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ। तो कहने लगी उनका बीपी बहुत हाई चल रहा था, और अचानक सुबह उठे तो वो सीने पे हाथ लगाने लगी और वो चीख के इंतकाल हो गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसके साथ कोई और मजबूरी रही होगी। तो ऐसे ही औरतें जब चिड़चिड़ाने लगती हैं तो उनके साथ बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। वो खून की कमी का, कमजोरी को स्पेस देना सीखें, खून की कमी का शिकार होती हैं। आप भी अपने बच्चे पर कल तक बहुत टॉलरेट कर रही थी, खातून कहती है मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ, इतना करती हूँ, फिर भी वो नहीं सुनता तो मैं उठती हूँ, धड़ 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 उसको मार देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, अपने बीपी का चेकअप करवा लो, या फिर अपने एनीमिक होने का, अगर तुम खून की कमी का शिकार हो तो बहुत कंट्रोल के बावजूद भी तुम्हारी चप्पल उड़ जाएगी और तुम बच्चे को मार ही दोगी। या बहुत जोर से, क्या हुआ।
बहुत जोर से चीख निकल जाएगी तुम्हारी, और तुम जो बात मैंने कहा कि चीखो नहीं, तो वो चीख निकल जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे अंदर खून की कमी चल रही है। या फिर खून की कमी की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो माइंड की तरफ कम हो जाता है, दिमाग की तरफ। तो उससे भी दिमाग जल्दी फैसला नहीं कर पाता है। बच्चा बोल रहा होता है मम्मा चप्पल, और मम्मा को समझ में ही नहीं आता है, उनके दिमाग में गैस पर चढ़ी हुई हांडी होती है। और वो बोलते बोलते थक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आप हाथ से इशारा करते हैं मुझे वो दो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने जबान से उसको बोला वो दो, और फला सुन नहीं रहा बच्चा। बच्चा बेचारा मुंह को देख रहा है क्या चाहिए तुम्हें, और हम डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे हाथ करते हैं बस वो दो वो दो, बोलते नहीं है कि क्या दे। फिर हमको लगता है हमने बोल दिया। जब वो कहते हैं आप बोल ही नहीं रही हैं, हाथ का इशारा बताने में क्या समझू, तब हमको लगता है कि अच्छा, तो मेरी बोली हुई बात को तुम इग्नोर कर रहे हो। जबकि हमको फील होता है, उसको कहते हैं डीजे वो। डीजे वो साइकोलॉजी में कहते हैं हमको फील होता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। हमको लगता है हम इशारा करके सामने वाले को बोल चुके हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। तो डीजे वो वाली कैफियत भी 40+ होने के बाद खवातीन में पैदा हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम भी चल रहे होते हैं, और भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कजी आ जाती है, वो मसाइल भी चल रहे होते हैं। और इन सब के बाद लोग कहते हैं ये तो औरत सुनती ही नहीं है, ये औरत फलां है, इसको तो बोले हुच है, कुछ समझ में नहीं आता है। भैया वो हुच क्यों है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई है। तो ये मसाइल नई शादीशुदा बच्चियों को भी फेस करने होते हैं, क्योंकि कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। मसाइल मतलब आप समझ लीजिए कि कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन उनको प्री मैरिज काउंसलिंग में समझाया जाता है कि आपको सप्लीमेंट लेने हैं, आपको ये अपना एज भी चेक करवाते रहना है, क्योंकि आपका एज भी कम होगा। आप चिड़चिड़ाएंगी तो ससुराल वाले कहेंगे चिड़ली बहू है, और फिर ये लेबल आपको लग जाएगा। मदर भी जो होती हैं बच्चियों की, वो भी इन चीजों का ख्याल नहीं रखती हैं कि उनको सप्लीमेंट देना है, उनको दूध पीना है, और हस्बैंड वाइफ दोनों को दूध देना है। ये चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। इतना सारा हमारा समाज जो है इन सारी चीजों को लेकर चल रहा होता है। तो कमजोरी को स्पेस देना सीखिए। कोई इंसान आपको बारे में चोली कर दे, चिड़चिड़ाए, या कोई कान में भर दे। अब बेचारी नंद भी अगर कोई बात कर दे तो वो ससुराल की फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रही है, तो वो भाई के दिमाग में इसलिए भर रही है क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है कि मैं भी खसारे में हूँ, तुम भी खसारे में रहो, मैं तुम्हारा अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये बशरी कमजोरियों को इस्लाम ने इस पर ड्रेस किया कि ये बशरी कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों को स्मार्ट खातून सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है। हेल्थ के ख्याल में हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों सुबह या शाम वॉक करना कभी ना छोड़ें। इतना अच्छा पीसफुल माइंड होता है जब आप चल रहे होते हैं, दिमाग सेटिस्फाइड होता है, दिमाग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जा रहा होता है, और बहुत दूर तक देखने की वजह से और वॉकिंग करने की वजह से आपका प्योर माइंड जो है, आपका जो पंपिंग है वो प्योर ऑक्सीजन होती है, वो माइंड में जा रही होती है। आप हस्बैंड से वाइफ से बातें कर रहे होते हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं। चाहे बूढ़े हों चाहे कैसे भी हों, वॉक करना ना छोड़ें। वॉक इमाम करने से साहब, इमाम साहब बोलो। नहीं। आधी जो सेटलमेंट है आपके दिमाग में आ जाती है। उसके बाद कोई मसला बहुत बड़ा हो जाए, कोई भी मसला, जैसे आजकल खवातीन को बहुत सारी प्रॉब्लम है शोहर के मोबाइल से है। शोहर के मोबाइल में क्या चल रहा है, अगर ये बात उसके जहन में आ जाए तो बेचारी वो इतनी मेंटल डिप्रेशन में चली जाती है, इतनी मेंटल डिप्रेशन में, कि फिर सास के खाने और उसके चाय रखने और खाना पकाने और बच्चों को देखने इसका तो होश ही नहीं रहता। यही चल रहा होता है कि यार मेरे मियाँ किससे बात कर रहे थे हंसकर, किसका फोटो देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब बताइए, अब उसको क्या कह दिया जाए कि ये तो बहुत बुरी खातून है, और जबकि बेचारी कितने बड़े मसले से जूझ रही है। छोटा मसला तो नहीं है शोहर का इधर उधर निकल जाना। तो अब ये सारी चीजों में ये मैंने दिया कि कमजोरी को स्पेस देना सीखिए, देना चाहिए। और जजमेंटल फौरन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लंबी सांस लें। हर इंसान के पास अपनी एक मुशीर दोस्त हो। हर खातून अपने दिमाग को अगर बहुत ज्यादा मतलब इससे डिप्रेशन से बचाना चाहती है, बल्कि अब तो 30 में क्रिएट हो रहा है, 30 साल की उम्र में ही, तो उसकी एक सहेली जरूर हो जो उसको वेल विशर हो, बहीखा हो, उसके पास वो बैठ कर या लंबी सांस लेकर अपनी सगी बहन हो, जिससे वो ये कह सके कि यार मैंने आज ये मसला देखा है, कैसे इससे निकलूं, कैसे इसको समझाऊं। ना हो तो अपने काउंसलर का सपोर्ट ले लें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ह्यूज करके बता रहे हैं, आजकल बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। और ये चीजें कहाँ से आई हैं, ये चीजें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आई हैं। एक छोटा सा फोन मिस हो जाए तो हम कहते हैं माजरत खा हूँ, आपका फोन हमसे मिस हो गया। नहीं भाई, आप कहें कि नहीं मैं मसरूफ थी, किसी काम में थी, नहीं करें माजरत। ये सारी चीजें जो माजरत खाना अंदाज है, या लोगों को मतलब बहुत ज्यादा ओढ़ लेना है, बाहर वालों को तरजीहात का मुतय्यन न करना है, या दूसरों की बातों को अपने आप में उलझा लेना है, किसी की बात में आ जाए। किसी की बात में आने से पहले रिलैक्स होकर सोचें कि यार इस बंदे ने जो मुझे मशवरा दिया है कि तुम्हारे शोहर का कोई ना कोई चक्कर चल रहा होगा, अक्सर लोग मशवरा दे देते हैं,
तो इसने तो अपने माइंडसेट से दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो इसको पॉजिटिव लेकर डील करना है। अगर ऐसे केस हो जाए, वो हस्बैंड के रिलेशन चल रहे हो और आपको इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, तो कोई एक्शन लेने से पहले, उसको पता होने से पहले, बड़ी से बड़े ब्लंडर में भी पकड़ा जाए तो पहले काउंसलर से राब्ता कर लें कि अब मैं इसको कैसे डील करूं। क्योंकि जिस दिन आपने किसी बच्चे को भी, किसी को भी जुर्म करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया, आप जिंदगी से माइनस हो गए, खत्म हो गए। रेड हैंडेड पकड़ने से पहले, रंगे हाथों पकड़ने से पहले अगर आपने काउंसलर का टिप्स ले लिया, तो आप आराम से उसको निकाल कर फ्रूटफुल वे में इस्तेमाल, मतलब अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ये बात हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान को लाल रंगे हाथों पकड़ लेना इस बात की अलामत है कि जाओ, मैं ऐसा ही हूं, अब जैसा हूं कर, बर्दाश्त करना है करूं, वरना जाओ मेरे रास्ते लगो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। क्योंकि इंसान अपने अग्रेसिवनेस पर आ जाता है, वो सफाई नहीं देता है, एक मुद्दत तक देगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पाबंद तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेहतर यह है कि काउंसलर से राब्ता कर लें, हम अच्छे अच्छे केस को सीधा करवा देते हैं, और ताल्लुकात को खत्म करवाने में भी अच्छा खासा काउंसलिंग कोर्स, आपके काउंसलिंग वगैरह लोग कर लेते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो आपके बेडरूम में चल रहे हैं, वो इश्यूज को बाहर लेकर ना आए, किसी और को अपनी कमजोरी ना कहें, बल्कि मशवरा ये दूंगी कि शोहर की गुफ्तगू जिसने मैके में पहुंचाया, या आपने अपने ससुराल और मैके में पहुंचा दिया, तो समझ लीजिए आपने अपने हाथ काट लिए। ये वही बहन जो आपके शोहर की बुराई सुन रही है, एक वक्त आकर कहेगी तुम्हारा शोहर तो तुमसे नहीं संभलता था, वो तो तुम्हें जूती की नोक पर रखता है। तो बेहतर यह है कि अपने करीबी रिश्तेदारों से कभी डिस्कस ना करें कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। ससुराल वाले आपको चाहे कुछ भी कहें, आप जितना बाहर वालों को, ससुराल को बुरा कहेंगे, कहेंगे बहुत अच्छे हैं और नहीं बहुत ख्याल रखते हैं और तवज्जो, तो लोगों पर एक रौब पड़ने लगेगा कि हाँ भाई इनके पास वो है, तो फिर लोग आपको निगेटिविटी नहीं डालेंगे। तो ये चंद बातें हैं ससुराली रिश्तेदारों को बेहतर इस्तेमाल, मतलब बेहतर तरीके से उनसे डील करने की। पहले ये कि उनको अपना समझें और अपने शोहर का रिश्ता समझें, उनके साथ इस डीलिंग करें, मुस्बत सोच के साथ करें, और फिर उसके फायदे बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं दूर रस फायदा बताऊं, तो सबसे बड़ा फायदा मोटा मोटा आपको अपनी बात खत्म करने से पहले बता दूं, अगर आपके ताल्लुकात ससुराल में आपके देवर जेठ जेठानियों देवरानियों से और नंदों से अच्छे होते हैं, तो आपके बच्चों पर सोशल प्रेशर होता है, वो बुराई की तरफ नहीं जाते। अगर आपके घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं जेठ जेठानी की, या भाइयों के झगड़े होते हैं, या नंदों से ताल्लुकात खराब होते हैं, बच्चे जान लेते हैं कि पुप्पी से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, अब अम्मा की भी साथ ही क्या है, तो वो अफेयर भी करवाते हैं बाहर, तो फिर वो आराम से डेयरिंग से फेस करते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो बुराई की तरफ जाते हैं। फिर बच्चे भी आपको वेटेज नहीं देते। अगर आपने उनकी पॉजिटिविटी को चुन चुन के उनके सामने पेश किया, तो मास्लोज हायरार्की, एक मास्लो की हायरार्की है, हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें वो ये बात कहता है कि बच्चे के अंदर या इंसान में सिक्योरिटी जो होती है, वो सिक्योरिटी अगर पैदा हो जाए, तो वो सिक्योरिटी की वजह से हायर लेवल पर पहुंचता है। और अगर उसको पता चले कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, मतलब ये कि उसको पूछने वाले ताया नहीं है, चचा नहीं है, या फिर कोई दादा नहीं है, दादी नहीं है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, और रही से पुप्पी वो भी खराब है, पुप्पा तो बहुत ही बकवास है, जब ये बात उसे पता चल जाए, तो फिर उसके बाद उसकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी उसको असफल साफिलिन की तरफ ले जाती है। तो असफल साफिलीन से खुद को बचाने का तरीका मैंने पहले वाला बताया कि शोहर को कोई भी किस्म का तो एक भरम कायम रहने दे कि मेरी बीवी मुझे अच्छा समझती है। वो भरम अगर आपने तोड़ दिया कि तुम ये चैटिंग कर रहे थे, तो फिर वो आपके हाथ से गया। और औलाद भी जब रंगे हाथों पकड़ी जाए, वो भी हाथ से गई। तो माँ अपने शोहर से और अपने बच्चों से मजबूत ताल्लुक बनाने के लिए, ये जो सपोर्टिव सिस्टम है, सास ननद देवरानी जिठानी का, ये सपोर्टिंग सिस्टम को साथ लेकर चलना है। लेकिन आपका मत में नजर आपके शोहर से बेहतरीन बॉन्डिंग और आपके बच्चों पे बॉन्डिंग के बेहतरीन असरात, ये आपका असल मत में नजर है। और जो आपस के ताल्लुकात हैं, रिश्तों के हैं, दोस्ती को इतना ना सवार करें कि आपके ससुराल में उससे शिकायत पैदा हो। दोस्तियां बाहर की बिल्कुल नहीं। नंद भी अगर कोई एक दोस्त भी बन जाए, आपकी बहुत अच्छी दोस्त, जिससे आप कह सकें कि बाजी आपके साथ में सारी जिंदगी कि कोई भी बात शेयर करूं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, कोई एक अच्छी दोस्त आपकी एक नंद भी बन जाए, तो समझ लीजिए कि आप में वो गट्स हैं कि आप अच्छे सोशल रिलेशन बनाती हैं। जब भी सबको शिकायत आपकी जात से होने लगे, तो बुराई को या मसाइल को बाहर तलाश मत कीजिए, खुद के अंदर तलाश कीजिए। अगर सबसे शिकायत होने लगे, हर एक इंसान से शिकायत होने लगे, तो फिर ये समझिए कि वो मसले वो बुरे नहीं है, असल बुरा मैं हूं, क्योंकि हर एक इंसान कैसे बुरा हो सकता है। तो असल बुरा मैं नहीं हूँ, असल में मुझ में कोई मसला है, शायद मेरे माइंडसेट का इशू है। अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए अपने, और फिर देखें कि कौन है मुझे जजमेंटल मशवरे देता है,
कौन है जो मेरे माइंड के साथ गेम खेलता है, कौन है जो मेरे माइंड दिमाग में चीजें बनाता है, उसको आइडेंटिफाई करें। बाज वक्त शोहर भी ऐसे होते हैं जिनके ताल्लुकात उस घर वालों से अच्छे नहीं होते, इसीलिए बहुत टॉक्सिसिटी वो अपने शो बीवी को सुनाते हैं। मेरी अम्मा ऐसी हैं, अच्छी नहीं है, पहले ही से मुझ पे पाबंदियां लगाती हैं, ये दूसरे भाई को तवज्जो देती है, मुझे नहीं देती। अम्मा के नजदीक हमेशा मैं गिरा हुआ रहा हूँ, मैं अनवांटेड चाइल्ड रहा हूँ। तो ये सोचे कि नहीं, शोहर भी मेरे दिमाग से खेल रहा है और मेरे ताल्लुकात को ये हैंडल कर रहा है। आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें कि नहीं, माँ बाप ऐसे नहीं होते। अगर सोच लो मेरी कोई औलाद होती तो मैं ऐसे होती हूँ, नहीं। क्योंकि शोहर को भी इतनी इजाजत ना दें कि वो आपके दिमाग से गेम खेल सके। और वो अपने फेवर में अक्सर दिमाग से गेम खेला जाता है औरतों के, कि आपकी जात आपकी है, तन्हा कब्र में आप जाएंगे, आपके ताल्लुकात आपके हैं, खुदा को जवाब आप देंगे, आपका शोहर नहीं। तो शोहर की बॉन्डिंग बनाने के लिए उसके बाय हुक एंड क्रुक हर गैर मारूफ और मारूफ चीज को अपने सर पे सवार न करें। वो अगर अपने मालदा की शिकायत कर रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। कहिए, अगरचे कि वो बहुत बुरी है, काफिर के बराबर तो नहीं है। तो काफिर माँ को भी उफ कहने का हुक्म नहीं है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि आप जो है, अक्सर क्या करती हैं औरतें, इस ट्रैप में आ जाती हैं शोहर के, कि इनकी अम्मा तो बहुत खराब है, ये बेटे को दिल से लगाती नहीं है, हमेशा बड़ों को वेटेज देती है। और ये असल में पूरी की पूरी सिबलिंग्स राइवलरी से शुरू होता है किस्सा, बचपन के झगड़ों से। और बचपन के झगड़ों में सिबलिंग्स में एक माइंडसेट होता है थर्ड चाइल्ड या फोर्थ चाइल्ड का। वो माइंडसेट लास्ट तक के बीवी बच्चों तक सफर होता है, और बेचारा वो टॉक्सिसिटी पूरी बीवी के अंदर भर देता है। कहिए नहीं, आपकी माँ है, अगर वो कितनी ही बुरी है, काफिर से बुरी नहीं है, उसको उफ तक न कहें। आप देखिए, उससे को नाराज ना करें, क्योंकि आपकी तबाह हो गई अगर मतलब दुनिया और आखिरत, तो फिर मेरी कहाँ से बचेगी। तो आप उससे कहिए नहीं। और बच्चों के सामने दादी का जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह के माइंडसेट से नहीं देंगे। मैं पहले दिन से रिफ्यूज कर दीजिए आप उसे। इंसान इतना ज्यादा मतलब सलीम तबाह होता है अंदरून से, कि पहली मर्तबा जब आप माँ का दर्जा रिफ्यूज करेंगी तो उसके बाद माँ के कान भरने से भी शोहर आपके मुखालिफ नहीं होगा। तो ये आप टेक्निक्स को यूज करें। ये सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा परत दर परत, इसका पूरा कोर्स है कंप्लीट, जो की जाती है पोस्ट मैरिज में भी और प्री मैरिज में भी। प्री मैरिज की जाती है शादी से पहले, और पोस्ट मैरिज की जाती है मतलब 30 अबव। 30 अबव में ताल्लुकात जो हैं वो अट्रैक्शन बॉडीली कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर 30 अबव आपको ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आपस में फिर एक काउंसलिंग लेनी होती है कि कैसे रिलेशन मेंटेन करें। कहीं ना कहीं एक बीच में फ्लॉस आ जाता है रिलेशनशिप में। वो फ्लॉस हर जगह मतलब एरर पैदा कर रहा होता है, हर जगह एरर लाता है। तो उसको निकालने के लिए फिर वो काउंसलिंग पोस्ट मैरिज भी करनी चाहिए। और अगर ससुराली रिश्तों से आप ताल्लुकात नहीं बना पा रहे हैं, देखिए, बना लें तो खुद को ग्रेड दें कि मैंने बनाया, और ना बना सके तो खुद को कहिए कि मैं नहीं बना सकी हूँ। बाहर मसाइल ढूंढना बंद कर दीजिए। सारी स्मार्टनेस, सारी टेक्निक्स अपने अंदर होती है। क्या आखिर टेक्निक थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि काफिर भी मिलकर कहता कि फिर अबू जहल से कहा, निकालो, लाओ, ला कर दे दो फौरन जो है अमानतें जो रखी गई थी, जो किसी को नहीं दे रहा था अल्लाह के नबी को देखते ही दे दिया, ये लीजिए। तो वो रॉब पैदा करी। वो रॉब का जो कंटेंट है 16 PF, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में कहा जाता है कि वो रॉब का कंटेंट हर इंसान, हर एरा गैरा अपने अंदर पैदा कर सकता है। कोई आपको मिसयूज न करे, ये पैदा कर सकता है। उसके लिए मतमे नजर बनाना होता है आखिरत को, कि मेरा रब खुश हो, ना शोहर, ना ससुराल, ना बच्चे, कुछ भी नहीं, मेरा रब खुश हो, मैं जो करूं रब के लिए करूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।